नमस्कार, मैं अश्विनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के इंतजार में मौजूदा संसद सत्र शुरुआत से ही रोजाना हंगामे की भीड़ चढ़ने लगा। ऐसे हालात में एक बार फिर किसी निजी कार्यक्रम के जरिए विरोधियों पर पीएम मोदी का तंज भी देखने को मिला। इन सबसे पहले देश के नाम 10 सवालों की फहरिस्त प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर पोस्ट की, जिनमें लोगों से पूछा गया, क्या आपको लगता है कि भारत में काला धन है? क्या भ्रष्टाचार और काले धन की समस्या दूर करने की जरूरत है? आप सरकार के उठाए कदमों के बारे में क्या सोचते हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार के प्रयास पर आपकी क्या राय है? 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने पर आपकी क्या राय है? क्या डीमोनेटाइजेशन से काला धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद रुकेगा? क्या डीमोनेटाइजेशन से रियल एस्टेट, उच्च शिक्षा और हेल्थ केयर तक आपकी पहुंच होगी? मौजूदा नोटबंदी में आपने कितनी असुविधा को महसूस किया? क्या नोटबंदी के विरोधी नेता काले धन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद के समर्थन में है? नोटबंदी को लेकर आपके पास कोई सुझाव या विचार है तो इसी के जरिए पीएम मोदी ऐप पर आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले नजारा लोकसभा राज्यसभा का। हम लोगों की पीड़ा समझते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी आए और एमपीओ की बात सुने। भारत सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, हर पहलू पर हम चर्चा करने के लिए तैयार है। प्लीज बैठ जाइए, आप सब लोग बैठ जाइए। सरकार के जल्दबाजी में लिए गए फैसले से 70 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, हालात बड़े खराब हैं। आप ये बताइए कि देश के लिए ये 80 लोग, 70-80 लोग मर गए, आज 4-5 लोग और चले गए। इनके लिए सरकार क्या कर रही है? दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। वाह वाह मेजर साहब, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। चर्चा करेंगे तफसील के साथ। अगर हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। अगर इस बात का एहसास है तो हंगामा क्यों बरपा? गुलाब साहब भी अपनी गजलों में ऐसा ही पूछते हैं। बीजेपी से फिलहाल चर्चा के लिए हमारे साथ पंकज जोशी जी मौजूद हैं। कांग्रेस से रामनारायण मीणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्लेषक सुरेश चारण जी हमारे साथ हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। अब जरा आपको अटल बिहारी सरकार के उस दौर में ले चलते हैं जहां विश्वास मत को लेकर भाषण था। प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी कुछ कह रहे थे, विपक्ष की भूमिका पर बात हो रही थी, सरकार के दायित्व पर बात हो रही थी। क्या मौजूदा हालात में ये सब प्रासंगिक है? देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। सर, विचार कर रहे हैं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये कह रहे हैं हमने देश के खातिर किया है, ये नोटबंदी देश के खातिर की है। आप ये बताइए कि देश के लिए ये 80 लोग, 70-80 लोग मर गए, आज 4-5 लोग और चले गए। इनके लिए सरकार क्या कर रही है? हाउस इज एडजर्न्ड टिल 2 PM। देगी कि नहीं देगी? ये पूरी अपोजिशन, मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि अपोजिशन, सारी अपोजिशन चाहती है। हम डिस्कशन चाहते हैं, हम लोगों की पीड़ा समझते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी आए और एमपीओ की बात सुने, पॉलिटिकल पार्टीज की बात सुने, उनका दुख और दर्द सुने, उनकी पीड़ा सुने।
आदमी अभी तक मर चुके हैं, उनकी पीड़ा क्यों नहीं सुनने माननीय प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री को बुलाया है। मैं क्या करूं? मैं कैसे बुलाएगा? It is not within my right. अंदर बोलते हुए उनको No, if you ask me that the finance minister is to be here, I will ask him because there is discussion on that. Prime Minister, I cannot intervene because it is a issue on the finance ministry. क्या वित्त मंत्रालय का ही ये मौजूदा मसला है? एक और बाइट आपको सुनाना चाहते हैं। कुछ देर पहले दिल्ली के एक निजी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने शिरकत की। प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी भी बोल रहे थे और नरेंद्र मोदी भी आज बोल रहे हैं। क्या फर्क है, देखते हैं। सार्वजनिक जीवन में देश के लिए जीने मरने वाले लोगों के लिए ये प्री कंडीशन होनी चाहिए कि भाई देश के लिए जीने का मतलब है कि आपका जीवन बेदाग होना चाहिए। लेकिन मूल्यों का ह्रास कैसे हो रहा है, मूल्यों में गिरावट कैसे आ रही है। एक समय था लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यक्तिगत जीवन में भी सहन करना पड़े तो करते थे। ठीक है, तुमको नहीं करना तो मत करो, मैं इसके बिना चला लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। ऐसा एक वक्त था इस देश में। फिर वक्त बदला। जब वक्त बदला तो ऐसे बदला, चलो यार हम कहां दुनिया को सुधारने जाएंगे, चलो यार मेरा कर ले चल भाई यार मेरा काम पूरा कर। कॉम्प्रोमाइज शुरू हुआ। फिर एक वक्त ऐसा आया, बदलाव मूल्यों में गिरावट कैसे आती है कि भाई चलो यार अब करप्शन को एजेंडा नहीं है, मुद्दा नहीं है, चलिए है जीवन का हिस्सा हो गया है। मैं देख रहा हूं कि दुर्भाग्य कि आज सार्वजनिक जीवन में ये हिम्मत आ रही है कि करप्शन के पक्ष में भाषण लोग कर पा रहे हैं, करप्शन के पक्ष में, काले धन के पक्ष में खुलेआम मैदान में उतर रहे हैं। किसी भी देश के लिए मूल्यों का जो पतन होता है वो सबसे बड़ा संकट होता है। मतलब प्रधानमंत्री का इशारा विपक्ष की ओर है और आज हमारा सवाल भी यही है। हंगामे के बीच नोटबंदी को लेकर क्या विपक्षी दलों का रुख सही है? firstindianews.com पर आपकी राय का हमें इंतजार है। यूँ तो प्रधानमंत्री जी को भी इंतजार है कि उनके ट्विटर पेज पर आप उनके पूछे 10 सवालों का जवाब दीजिए। बहरहाल खास पैनल का रुख करना चाहेंगे और सबसे पहले मैं सुरेश चारण साहब आपके पास आना चाहूँगा। आपका विश्लेषण क्या कहता है? तस्वीर के दो पहलू हमने दिखाए, मौजूदा सरकार, मौजूदा विपक्ष, और एक पहलू आज से 15-20 साल पहले का। मैं यही कहना चाहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जो भाषण था उसमें उन्होंने जिस तरह से बैलेंस्ड बात कही थी, उन्होंने कहा कि विपक्ष और पक्ष को राष्ट्रीय मुद्दों पर एक मत होकर के और आगे आना चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि इस मुद्दे पर जब इतना बड़ा इशू है तो प्रधानमंत्री महोदय को एक संजीदगी से पार्लियामेंट का सेशन बुला करके और अपने इस पूरे मुद्दे के पीछे क्या कारण थे उन्हें स्पष्ट करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। सरकार का रुख है ओम सिनी जी की जब मसला वित्त मंत्री से जुड़ा हुआ है तो प्रधानमंत्री क्यों जवाब देंगे? मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसी तरह की तस्वीर देखी गई देश की तरफ से? नहीं अश्वनी, देखिए ये बात तो बड़ा एक लगता है कि बचाव का सिलसिला है। निश्चित रूप से ये योजना प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की, अपना सारे कार्यक्रम रोक करके हम और आप गवाह हैं इस बात के। जब उन्होंने घोषणा की, जब उन्होंने सारी योजना पेश की है तो जवाबदेह भी वही है। वित्त मंत्री तो उनके सहयोगी है इस मामले में। देश के सामने ऐलान, देश के सामने ऐलान जिस प्रमुख प्रधानमंत्री ने किया तो उसके बाद में आप वित्त मंत्री को आगे बढ़ाने का, वित्त मंत्री सहयोग करें, वित्त मंत्री से डिफेंड करें, वो अलग बात है। लेकिन जब संसद भी डिमांड कर रही है, संसद जब मांग कर रही है कि प्रधानमंत्री आए और जवाब दे, तो गैर वाजिब नहीं कहा जा सकता। और उसके बाद में
जब आप अटल बिहारी वाजपेयी को देख रहे हैं और उस वक्त के नरसिम्हा राव साहब को देख रहे हैं कि किस तरीके से नरसिम्हा राव साहब ने प्रतिपक्ष के नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, ये विश्वास का सिलसिला था। तो ऐसा विश्वास ये प्रधानमंत्री प्रतिपक्ष का क्यों नहीं हासिल कर सके, प्रतिपक्ष के नेताओं से क्यों नहीं हासिल कर सके। और फिर ये जो कटिंग पेस्टिंग जैसा नजर आता है कि अचानक आप बात करते करते अटल जी की बात करते करते सर किसी और का लगा दिया, बात किसी और की कर दी। भ्रष्टाचार से इसका कोई ब्लैक मनी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ब्लैक मनी सामान्य जन के पास में नहीं, ब्लैक मनी हम जानना चाहते हैं कि आज जो संसद में लगातार हंगामा बरपता हुआ हम देखते हैं, उस तस्वीर के बीच में पक्ष की क्या जिम्मेदारी हो, विपक्ष की क्या जिम्मेदारी हो, सरकार के दायित्व क्या विपक्ष को साथ लेकर चलने के, और क्या विपक्ष का दायित्व है कि सरकार के साथ खड़े रहे, राष्ट्र विरोधी फैसलों को लेकर कैसे अंतर किया जाए और कैसे समझा जाए कि राष्ट्र हित में क्या है। देखिए, कुल मिलाकर के जिस ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं, पूरा देश इस बात का समर्थन करता है कि ब्लैक मनी बाहर होनी चाहिए हमारी अर्थव्यवस्था से, लेकिन जिस तरीके से उस विमुद्रीकरण किया गया है और उसका जो सीधा सीधा प्रभाव सामान्य जन पे पड़ा है, इसका एहसास किसी को नहीं था। ये एहसास जब हुआ तो लोग कहने लगे कि साहब स्विस बैंक के अंदर जो इतने 400,000 करोड़ रुपए जो जमा है उसके बारे में आपने क्या किया, पनामा पेपर्स में जिन लोगों के नाम है उसके बारे में आपने क्या किया, उनकी चर्चा क्यों नहीं करते, उनके नाम क्यों नहीं लेते, वो बातें। पंकज जी, ये सवाल आपके लिए भी है। राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ सभाओं में बोलते हैं या फिर किसी और ग्राउंड पर, तो जानना चाहता हूं कि संसद से दूरी के मायने क्या। देखिए, अभी जो ओम जी ने कहा, चारण साहब ने कहा कि ये जो चीज़ें हैं, देखिए आपने खुद ने देखा कि इस पूरे 70-72 साल के शासन के अंदर मैं कह रहा हूँ कि क्या विपक्ष को कितना टाइम मिला। और खुद जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब अपने भाषण में कहा तो उन्होंने कहा हमने विपक्ष की भूमिका निभाई, हमने जो है सरकारों के पक्षों का साथ दिया, जो नेशनल इश्यूज थे उन पे हमने साथ दिया, उन पे हमने आपसे बात की, चर्चा की। लेकिन आज क्या हो रहा है, पहले भी यही हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर भी, जब जिन मुद्दों के ऊपर जो सरकार की बात थी, आज भी यह है। खाली यह है कि हम शासन में रहेंगे तो वो हम हमेशा शासन में रहेंगे और विपक्ष जो है हमेशा विपक्ष में रहेगा। आप अपनी ड्यूटियां निभाते रहिए। मैं कह रहा हूं ये हर एक दोनों चीजों पर होनी चाहिए, हर एक पार्टी पर लागू होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात जो याद करें, अटल जी की सरकार को किसने गिरवाया? नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं ना आपको पूरा, देखिए अटल जी ने जब ये जो सरकार गिरी, जिन मुद्दों पे गिरी वो आपने खुद ने देखा ना। मैं कह रहा हूं इसमें कौन सी चीजें हैं भाई, सरकार जो भी चीजें थी, जो भी लोग थे, उनमें कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रहा कि एक पार्टी थी, लेकिन विपक्ष तो था, जो चीजें थी उसकी बात तो थी। मैं आज ये कह रहा हूं कि जो चीजें थी आज नेशनल इश्यूज पे जो सरकार आज पक्ष में है, जो आज सत्ता पक्ष में है। प्रधानमंत्री जी ने ट्विटर के जरिए 10 सवाल देश के नाम शेयर किए। उन सवालों में कहा गया मोदी सरकार के फैसले, तो मोदी सरकार का हिस्सा वित्त मंत्री को ही अब क्यों मानते हैं? क्या फैसले का जब उजागर करने का वक्त आया, हमने देखा सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त किस तरह से रक्षा मंत्री आए, संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर वेंकैया नायडू उस दौर में देश के सामने थे। लेकिन आज क्या मजबूरी है कि अरुण जेटली ही बोलेंगे, प्रधानमंत्री नहीं, खासतौर पर जब संसद पुकार रही है? नहीं, देखिए आज जो चीजें हुई, आप शुरू से उसको देखिए कि जब बात हुई कि आप राज्यसभा में चर्चा होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए चर्चा के लिए सरकार तैयार थी। एक दिन चर्चा हुई ना, उस दिन तो ये बात नहीं आई। सेकंड डे आपको लगा कि हम कहीं चर्चा में घिर रहे हैं। आनंद शर्मा जी ने इस सिलसिले में मांग की थी कि हमारा सवाल आ गया है, जवाब के लिए प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे। वित्त मंत्री कह चुके हैं कि उनको इस फैसले की जानकारी नहीं थी। नहीं, ये राज्यसभा में नहीं लिखा, मुझे जानकारी नहीं थी। रिकॉर्ड है ये बात, ये नहीं कहा, बिल्कुल कहा राज्यसभा मुझे जानकारी नहीं थी, नहीं, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कहा कि मुझे फैसले जानकारी नहीं थी। देखिए, मुझे नहीं याद है कि आपने ऐसा लिखा है कि जेटली ने कहा कि मुझे याद नहीं है। जेटली जी ने कहा इस फैसले में इतना सीक्रेट इसको रखा गया था कि इसको वित्त मंत्री से भी शेयर नहीं किया गया। नहीं, देखिए कुछ सीक्रेट्स थे, ये बात अलग है, फैसले की बात नहीं थी। देखिए आप दोनों चीजें, कुछ सीक्रेट्स थे, देखिए आप उसको चेंज कर रहे हैं। आप ये बात कर रहे हैं कि 143 में भी असेसमेंट होता है और 148 में भी असेसमेंट होता है, लेकिन 143 का असेसमेंट जो है 6 महीने में खत्म हो जाता है, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, आप फ्री हो जाते हैं। लेकिन 148 का असेसमेंट 9 साल तक आपके पीछे रहता है। तो क्यों रहता है? क्योंकि वो सीक्रेसी का मामला है, इसलिए 148 रहता है। इसलिए हमने फाइनेंस मिनिस्टर इस चीज को जानता है कि कौन सी चीजें कहां पर है और क्यों सीक्रेसी रखनी चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं एक ही चीज है। चलिए मैं तो आम नागरिक के, चलिए मैं नहीं समझता 148 143, मुझे इतना बता दीजिए कि प्रधानमंत्री जी की जवाब न देने की मजबूरी क्या है? अटल जी हर बार संसद में रहते थे और हर बार बोलते थे। मैं ये कह रहा हूं कि
सर देखिए, जब मैं कह रहा हूं कि आज जब फाइनेंस मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं, उन चीजों का सवाल का जवाब से मीनिंग है या व्यक्ति से मीनिंग है? जब सरकार का जवाब आ रहा है, जो चीज रिकॉर्ड हो रही है, जो ऑफिशियल है, उसमें क्या दिक्कत है? चलिए मैं रामनारायण जी से पूछता हूं, क्योंकि आप रामनारायण जी, आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष की मांग है। राहुल गांधी साहब कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए, ये सरकार जब अकेले शख्स के फैसलों पर चलती है तो जवाब दे भी अकेला शख्स हो। ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए साहब, प्रश्न एक नहीं है। सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, अटल बिहारी वाजपेयी में नरेंद्र मोदी में समानता की बात करने वाले शायद वास्तविकता से बहुत परे। अटल बिहारी वाजपेयी थे। मैं माफ़ी चाहते हुए एक बात करना चाहूंगा, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगुली थे, माफ करना। देखिए वास्तविकता मैंने माफी की बात करी, पहले ये बहस का स्तर नहीं रहेगा। नहीं। देखिए फिर आप वही पहले लेके आएंगे जब हम आपके सेंट्रल लोगों को कुछ कहेंगे। देखिए मैं फिर मत कर रहा हूँ इसको, इन चीजों को मत लीजिए। ठीक है, आगे की बात करिए आप। आगे की बात मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक बात आज भी कर गए। मैं तो कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के सैनिक ज्यादा मारे हैं पाकिस्तानियों के द्वारा। पूरा आप मैं तो उस भाषण का जिक्र करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि आप अगर काले धन के समर्थन में हैं, अगर आप आतंकवाद के समर्थन में, अगर आप जाली नोटों के समर्थन में हैं, तो नोटबंदी का आप विरोध करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बताइए कि संसद चल रही है, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री जी ने कहा जिसने नोटबंदी का विरोध किया वो आतंकवाद का समर्थक है, काले धन का समर्थक है? क्या आप लोग ऐसे हैं? मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ आपसे सवाल, करना चाहता हूँ। आप देखिए जी, आप मेरी बात सुनिए। संसद जब चल रही हो, आप आपकी पार्टी के काला धन की समर्थक है? काला धन का मतलब क्या है, पहले तो प्रधानमंत्री खुद ही नहीं समझ पा रही इस बात को। आज बड़े बड़े इंटरलिस्ट इतना गड़बड़ कर रहे हैं, जितनी बेईमानी कर रहे हैं, आरबीआई मुझे जिनके कब्जे में है। आप क्यों घुमाकर जवाब दे रहे हैं? जवाब दीजिए कि क्या कांग्रेस टेररिज्म के समर्थन में है, काले धन के समर्थन में है, जाली नोटों के समर्थन में है? प्रधानमंत्री ने कहा जो विरोध करेगा वो इन तीनों मुद्दों का समर्थन करेगा। उन्होंने ट्विटर पर अपने 10 सवालों में इस सवाल का जवाब पूछा है। आप बताएं, क्या 70 से अधिक आदमी मारना प्रधानमंत्री का टेररिज्म नहीं है? क्या एक भी आदमी मरने के बाद प्रधानमंत्री जिम्मेदार? उल्टा आरोप लगा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, आरोप नहीं लगा, मेरी बात तो सुनेंगे आप। एक लाइन में आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूं कि ये नोटबंदी का मामला, विमुद्रीकरण का मामला टेररिज्म से कहाँ 100% वो जोड़ रहे हैं? कहाँ इसको ये कह रहे हैं कि साहब मैं तो इसको देश की विकास की तरक्की कर रहा हूँ? मैं कहता हूँ आज भी 11 केसेज हिंदुस्तान में रजिस्टर हो चुके इसके फर्जी नोट्स के। तो ये कुछ हो रहा है, तो ये तो सोचना पड़ेगा हमारे को, पूरी बात को देखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री आपने इस बात से इनकार नहीं किया कि कांग्रेस काले धन के विरोध में, कांग्रेस कभी काले धन के पक्ष में नहीं रही। बीजेपी के ऊपर आरोप लगता रहा है कि ये पूंजीपतियों की पार्टी है और दक्षिणपंथी पार्टी है, और दक्षिणपंथी पार्टी में करप्शन ज्यादा होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे ख्याल से मैं ब्रेक लेके आपके पास वापस आऊंगा। प्रधानमंत्री की उन बातचीत के अंश को आपको सुनाना चाहूंगा जिस पर मैं लगातार सवाल कर रहा हूँ। छोटा सा ब्रेक फिलहाल। प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया है वो बहुत ही उचित फैसला लिया हुआ है। इससे वही लोग हंगामा कर रहे हैं जिन्होंने अपने काले धन को वापस सफेद में बनाने में इनको दिक्कत आ रही है। और संसद में जो अभी नोटबंदी का जो हंगामा कर रहे हैं उससे लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, और वो पैसा बर्बाद होने से बचाने के लिए उनको सबको मिल के बैठ के कोई डिसीजन लेना चाहिए और उसके ऊपर बहस करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत से विधेयक जो है पेंडिंग है उनको पास कराया जाए, और देश में थोड़ी बहुत परेशानी होगी। विमुद्रीकरण हुआ है तो थोड़ी बहुत तो परेशानी होगी, लेकिन देश हित में सभी जनता इसको स्वीकार कर रही है, और ये मोदी का जो कदम है बहुत अच्छा है। 70-80 लोग मर गए, आज 4-5 लोग और चले गए। इनके लिए सरकार क्या कर रही है? की बात सुने, उनका दुख है। 70 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। 2 करोड़ ये तर्क से दिवालियों का लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी आए